एक तरफ यूपी में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, दूसरी तरफ यूपी में ही रामचरितमानस का पाठ हर मंदिरों में होता है। आखिर राम नाम पर इतना अधिक राजनीति क्यों, बताएंगे आपको। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। आज चैत्र नवरात्रा का सप्तमी है, परसों नवमी, और इस बार यूपी में रामनवमी कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में भगवान रामलला का जन्मोत्सव अस्थायी मंदिर में आखिरी बार मनाया जा रहा है। इसके बाद रामलला अपने मंदिर में विराजित होंगे और इस मौके पर योगी सरकार प्रत्येक देवी मंडप में दुर्गा पाठ और रामनवमी में रामचरितमानस का पाठ करा रही है, जिसके लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपया दिया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही यूपी में राम नाम की राजनीति की पूरी कहानी लिखी जा चुकी है प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। इसकी शुरुआत बिहार से हुई, जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए और इस मुद्दे को यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लपक लिया। तब यह मामला और अधिक तूल पकड़ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बैन करने की मांग रखी, जिसके परिणाम स्वरूप अखिलेश यादव ने उनको पार्टी में प्रमोट किया और जो भी नेता इस पर सवाल खड़े किए सपा के, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब बारी भाजपा की थी, जिसकी कमान यूपी के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में लिया। विधानसभा में रामचरितमानस का वो विवादित चौपाई का न केवल उन्होंने अर्थ बताया, बल्कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यूपी का विकास का पथ राम राज के सहारे बढ़ेगा, न कि बहरूपिया समाजवाद के सहारे। और योगी बाबा यही नहीं रुके, बल्कि 232 साल पुरानी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में रामायण शोध पीठ की भी स्थापना की। इस शोध पीठ में हर भाषा में रामायण और रामचरितमानस पर शोध की जाएगी। भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियां इस विवाद के जरिए अपने अपने वोटर्स को साधने का प्लान बना रही है। और दोस्तों, दोनों ही पार्टियां दांव पर दांव चले जा रही है। आप सपा और भाजपा के दांव को समझ सके, उसके लिए आपको यूपी की जनसंख्या पर नजर डालना पड़ेगा। यूपी में लगभग 40 से 45% ओबीसी की जनसंख्या है, वही 15% मुस्लिम जनसंख्या है, वहीं 20% दलित और 20% स्वर्ण जनसंख्या है। और सपा की नजर 45% ओबीसी और 15% मुस्लिम जनसंख्या पर है, वहीं भाजपा की नजर 85% हिंदू वोटर्स पर है। मतलब साफ है दोस्तों, भाजपा 85-15 की राजनीति कर रही है, वहीं सपा 60-40 की राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सामाजिक न्याय की राजनीति करने के मूड में भरपूर हैं। इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना पर अधिक फोकस किया हुआ है। इससे यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने पिता के रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बात अतीत की है। जब 1992 में बाबरी ढांचा गिराया गया, तो यूपी में 1993 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय हिंदू की लहर थी। तो उस विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने एक चाल चली। उन्होंने बसपा के साथ हाथ मिला लिया और दलित और ओबीसी वोटरों को रिझाने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई और भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। इसी रास्ते पे अखिलेश यादव भी इस बार चल पड़े हैं, क्योंकि 2012 में समाजवादी पार्टी का फुल बहुमत के साथ सरकार बना था यूपी में। वहीं 2017 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद भी अखिलेश यादव को सफलता नहीं मिली। 2019 में फिर से प्रयास किया गया दलित वोटरों को अपने साथ लाने के लिए। इसके लिए सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन फायदा बहुत कुछ नहीं हुआ। मात्र 5 लोकसभा सीट ही चुनाव में जीत सके, वहीं 10 सीट बसपा ने जीता। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कुछ हटकर किया, छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया और ओबीसी जाति के वोटरों को गोलबंद करने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता मिली। उनके ग्राफ जो है 48 सीटों से बढ़कर 111 सीटों तक पहुंच गई। इसलिए फिर से एक बार सपा सामाजिक न्याय के जरिए ओबीसी वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि 2024 में अयोध्या में रामलला का मंदिर जो बन रहा था, उसका उद्घाटन होने वाला है, जिस बात का असर यूपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भरपूर पड़ेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव ने इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है और ओबीसी वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का इंतजार है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।